हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं एक नई मनहवा को स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसका नाम है ल्यूर द एनिमी डीपर। तो हमारे मेन लीड का नाम है जंग सियाओजिन और हमारे सेकंड मेन लीड का नाम है लूसी। तो सियाओजिन को अपने भाई के लिए बदला लेना होता है क्योंकि उसका भाई एक राजा था और राजाओं को ही राज्य संभालना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। राज्य लूसी संभाल रहा था, जिससे उसे लगता है कि लूसी ने उसके भाई का राज्य छीन लिया है। उसे ऐसा लगता है कि लूसी ने उसके भाई का हक छीन लिया है और जहां उसके भाई को राज करना चाहिए वहां वो राज कर रहा है। इसलिए वो लूसी से बदला लेना चाहता था अपने भाई के लिए। और लूसी एक रीजेंट बनकर, रीजेंट यानी राजा के जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हें रीजेंट बोलते हैं। जब राजा कहीं गए होते हैं या अगर किसी वजह से राजा राज्य संभाल नहीं पाते तो उनके प्रतिनिधियों को ही ऐसा करना पड़ता है। पर यहाँ राजा के होते हुए भी लूसी ऐसा कर रहा था। सिर्फ राज दरबार में या राज्य में ही नहीं, लूसी का राज पूरे देश में चलता था। लूसी किसी भेड़िए की तरह चालाक था और वो एक कॉन्फिडेंट पर्सन था। उसे खुद पर बहुत भरोसा था और इसी वजह से राजा का सबसे प्यारा भाई यानी हमारा मेन लीड सियाओ जिंग लूसी से बदला लेना चाहता था। उसे अपने भाई के रास्ते के कांटे को हटाना था। वो ये सोचकर अपने मकसद के लिए निकलता है कि वो लूसी को सेड्यूस करेगा और उसे अपने जाल में फंसाएगा, पर वो खुद अपने बिछाए हुए जाल में फंस जाता है और यही से होती है असली कहानी शुरू। तो चैप्टर 1 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सियाओ जिंग कहीं गया हुआ था, पर जब वो वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसके भैया के राज्य पर लूसी राज करके बैठा है। इसलिए वो अपने भाई के पास जाकर बहुत ही गुस्से में टेबल पर हाथ पटक कर बोलता है, भैया मैं कुछ दिन दरबार से बाहर क्या गया, तब से वो तो आपको डरा कर बैठा है। ऐसे धोखेबाज को हमें सबक सिखाना ही चाहिए। तो उसका भाई जांग जियो याओ जो राजा है वो बोलते हैं, असल में मैं नहीं चाहता था कि तुम इस मामले में शामिल हो, इसलिए मैं पिछले कुछ सालों से तुम्हें यहाँ आने से रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था। लेकिन यूसी जो रीजेंट प्रिंस है, सॉरी उसका नाम यूसी है पर मैंने लूसी बोल दिया है, पर कोई बात नहीं, आप समझ जाओ। तो यूसी रीजेंट प्रिंस वो अभी गवर्नमेंट को भी कंट्रोल कर रहा है, उन पर राज कर रहा है। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं उससे अकेले निपट लूंगा और उससे रोकूंगा, पर मेरी तबीयत खराब होने की वजह से और बिस्तर पर पड़े रहने की वजह से मैं इस मामले को सिर्फ तुम्हें सौंप सकता हूँ, क्योंकि अगर हमने इस बारे में अभी कोई कदम नहीं उठाया तो मुझे डर है कि हमारा जांग वंश खत्म हो जाएगा, मुसीबत में पड़ जाएगा। और इतना ही नहीं, बल्कि उसने तो अपने स्वार्थ के लिए वो ना ही सिर्फ औरतों को बल्कि आदमियों को भी परेशान करता है। यहाँ तक कि उसकी इतनी हिम्मत कि उसने तुम्हें एक राजकुमारी से शादी करने के लिए भी रोका और तुम्हारे प्राइम 17 से लेकर 21 वर्ष को, यानी जो साल एक पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सालों को भी छीन लिया। यानी कि ऐसा हो सकता है जब सियाओ जिंग कुछ सालों के लिए बाहर था तो उसके भैया बीमार थे और उसी वक्त इन्होंने यूसी को अपना काम संभालने के लिए दिया था, क्योंकि बीमार होने के कारण वो ऐसा नहीं कर सकते थे। तो उन्हें कोई ऐसा तो चाहिए था ना जो उनके राज्य को संभाले, तो उन्होंने ये काम शायद यूसी को दिया था। पर अब वो राजा बने बैठा है और हो सकता है वो पहले यूसी पर भरोसा किया करते थे, उसे अपने भाई की तरह मानते थे, इसलिए वो ये कहना चाहते हैं कि 17 से 21 साल तक जो टाइम उन्हें अपने भाई को देना चाहिए उन्होंने वो यूसी को दिया, पर अब यूसी ने उनके साथ धोखा किया। तो वो फिर बोलते हैं कि इससे साफ पता चलता है कि यूसी हमारा सब कुछ हड़पना चाहता है। तो जियाओ जिंग गुस्से से बोलता है, उसकी इतनी हिम्मत कि उसने हमारे साथ विश्वासघात किया। भैया मैं अपने पूरे दिल से आपका साथ दूंगा और उसे रोकूंगा। तो पता नहीं क्यों उसका भाई एक माइस्टीरियस स्माइल करता है, जैसे कि उसका कोई मकसद पूरा हो गया हो या कुछ ऐसा हो रहा हो जो वो चाहता था कि ऐसा हो। फिर वो प्यार से सियाओ जिंग का हाथ पकड़कर बोलता है, तुम्हें पता है ना, बहुत साल पहले मुझे कितनी सारी चोटें लगी थी जिस वजह से अब मैं कोई बच्चा नहीं पैदा कर सकता, और फिलहाल जांग खानदान के हम ही 2 बच्चे हैं और आगे फ्यूचर में सिंहासन तुम्हारा ही होगा। तो सियाओ जिंग अपने भाई को हौसला देते हुए बोलता है, अगर मैं फ्यूचर में राजा बन भी गया तो भी जो मेरा है वो आपका होगा और जो आपका पहले से है वो आप ही का रहेगा। तो उसका भाई फिर बोलता है, हमारे राज्य का फ्यूचर अब तुम्हारे हाथ में है। तो सियाओ जिंग बोलता है, तो अब मैं क्या करूँ। तो उसका भाई बोलता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, और वो उसके कान के पास जाकर अपना प्लान बताता है कि क्या करना है, जिसे सुनकर सियाओ जिंग बिल्कुल चौंक जाता है और बोलता है, क्या आपको नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही हो गया। तो उसका भाई बोलता है, अगर कोई और रास्ता होता तो मैं तुम्हें ऐसे बेकार के आइडियाज कभी बताता ही नहीं। अगर तुम्हें ये प्लान पसंद आया और तुम इस आइडिया के हिसाब से काम करना चाहते हो तो मैं बाई को समन करूंगा ताकि वो इस प्लान के सक्सेस होने में तुम्हारा साथ दे। क्या हम राज्य के मामले को लेकर किसी दूसरे पर्सन पर भरोसा कर सकते हैं। तो उसका भाई बोलता है, कोई और रास्ता ना होने की वजह से ही मैं ऐसे बेकार के आइडिया को अपना सकता हूँ। तो सियाओ जिंग बोलता है कि आपके पास कोई और आइडिया है। तो उसका भाई बोलता है, उसे जहर दे दो। तो सियाओ जिंग बोलता है,
अगर तुम होंगमैन गेट के पास एक बहुत बड़े बंकेट यानी एक पार्टी का आयोजन कर सकते हो तो उसे जहर देना बहुत आसान होगा। तभी बीच में सियाओ जिंग उनकी बात काटते हुए बोलता है, पर यह प्लान बेकार है, क्योंकि अगर हम उसे जहर देने में कामयाब हो भी गए तो अगर ये बात उसके अलाइड फोर्सेस यानी उसके सेना को पता चल गई तो वो तहलका मचा देंगे। तो क्या तुम्हारे पास कोई और सजेशन है? शुरू में मुझे ये प्लान बिल्कुल बेतुकी मीनिंगलेस लग रही थी, पर आगे सोचने पर ऐसा लगता है कि ये काम कर सकता है, क्योंकि हमारे राजवंश में एक ऐसे भी वंश है जो अमर है। और मैंने पुराने जमाने के मीठी गोलियों के बारे में कहानी सुनी है। मैंने सुना है कि मीठी गोलियां बहुत ही चमत्कारी होते हैं, वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं, जैसे सुअर का पेड़ चढ़ पाना या कोई आदमी बच्चे को पैदा करना या सोने के पेड़ों में भी फूल खिलना। इसी तरह का चमत्कार करते हैं। जब तक ऐसा सोचा जा सकता है कि ये सब होना पॉसिबल है, तब तक ऐसा कोई काम नहीं है जो कि वो गोलियां नहीं कर सकती। लेकिन जैसे जैसे ये अमर होने की बातें, ये मीठी गोलियों की बातें झूठ में बदल गया, तब से बस कुछ ही लोगों के अंदर ही ये कहानियां एक सीक्रेट बनकर रह गई। क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है, जब कोई बहुत पुरानी बातें, चाहे वो सच भी क्यों ना हो, पीढ़ियों से चलती आ रही है, कोई दादा अपने पोते को सुनाए, फिर वही पोता अपने पोते को सुनाए, इसी तरह वो बातें धीरे धीरे धुंधली हो जाती है और बाद में लोगों को ऐसा लगने लग जाता है कि ये तो बस एक कहानी है, क्योंकि हमने तो उसे अपने आंखों से नहीं देखा। उसी तरह जियो याओ यही बोलना चाहता है, उनके राजवंश में कुछ ऐसे भी वंश हैं जो अमर हैं, जो कि क्योंकि हमें पता है अमर होना इम्पॉसिबल है, और एक ऐसी मीठी गोली भी है जो नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। तुम दोनों की तो पहले बहुत अच्छे से जमती थी ना, मतलब कि तुम दोनों क्लोज हुआ करते थे, इसलिए अगर ये प्लान सक्सेस हो गया तो ये तुम दोनों के लिए ही फायदेमंद होगा। तो उसके भाई का प्लान ये है कि वो उसे अपने प्यार में फंसाए, और अगर वो ऐसा करेगा तो वो दोनों पार्टनर हो जाएंगे, इसलिए यूसी को उसकी बात माननी पड़ेगी और उसे अपना लालच छोड़ना होगा। तो इन सारी बातों को सुनकर सियाओ जिंग बोलता है, मैं इस बारे में सोचकर बताऊंगा। फिर वो बाहर आ जाता है। बाहर वो एक जगह पर खड़ा होता है तो उसे एक पर्सन बता रहा होता है कि फिलहाल हमारे राजा हार्ट प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। वो रात भर सो नहीं पाते, उनकी रातों की नींद हराम है और वो हमेशा डरे हुए रहते हैं। फिलहाल तो ऐसी कोई दवाई या उपचार नहीं है जो उन्हें शांत कर सके। गद्दार यूसी को मारकर ही बिना किसी दवाई के हमारे राजा को शांति मिलेगी और उनका डर दूर होगा। हमारे राजा बहुत ही दुख में हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें बहुत ही दुख के खाई में धकेला जा रहा है। तो ये सब बातें सुनकर सियाओ जिंग बहुत परेशान हो जाता है। तो वो पर्सन फिर बोलता है, इसलिए मैं दुआ करूंगा कि आप उनकी इन सब में हेल्प करें और उनका साथ दें। इन सब से सियाओ जिंग बहुत ही दुखी हो जाता है, क्योंकि उसके बड़े भैया ने, जो कि भी राजा हैं, उन्होंने उसे बहुत ही प्यार से पाला था। वो शुरू से अब तक एक लापरवाह पर्सन की तरह ही जीता आ रहा है, बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिना किसी चिंता के, क्योंकि उसे पता है उसके पीछे उसका भाई है। चाहे वो कुछ भी करे, अगर वो कोई गलती भी करे तो उसे संभालने के लिए उसके पीछे उसका भाई है। पर अब जब उसका भाई इस हालत में है तो वो बिल्कुल अकेला फील कर रहा है। आखिर वो इतने बड़े बोझ को अकेला कैसे उठाएगा? क्या वो इतने बड़े प्लान को अकेला सक्सेस कर पाएगा? वो इन्हीं सब चिंताओं में डूबा हुआ था। तभी दो लड़कियां बातें कर रही होती हैं। एक लड़की दूसरी लड़की से बोल रही होती है, तुमने अभी तक रीजेंट प्रिंस यानी यूसी का बदतमीजी नहीं देखी है? तो उनकी बातें सुनकर सियाओ जिंग का ध्यान भटक जाता है और वो ध्यान से उनकी बातें सुनने लगता है। तो वो दूसरी लड़की बोलती है, 2 दिन पहले वो बिना बताए महल में रहने के लिए आ गया, यहाँ तक कि राजा के सामने वो उनकी वाइफ के साथ फ्लर्टिंग कर रहा था और राजा बस ये सब चुपचाप सुन रहे थे। तो राजा सियाओ जिंग का भाई है तो रानी उसकी भाभी होगी। तो जब वो ऐसी बातें सुनेगा कि उसकी भाभी के साथ उसके भैया के सामने कोई फ्लर्टिंग कर रहा है तो उसे गुस्सा तो आएगा ही, और ऐसा हो भी सकता है कि वो कोई और भी हो, क्योंकि हमारे रिश्ते और चाइना के रिश्तों में बहुत फर्क होता है। क्योंकि ये चाइनीज मानवा है तो हो सकता है मैं जो सोच रही हूँ वो मीनिंग ना हो, कुछ और भी हो। वो तो हमें आगे पता चल जाएगा, पर अगर मुझसे कोई गलती होती है तो प्लीज मुझे माफ कर देना। तो वो लड़कियां फिर बातें करने लगती हैं। तो वो दूसरी लड़की उस लड़की से बोलती है, चुप रहो, अगर ये बात किसी और ने सुन ली तो हम दोनों अपना सिर खो देंगे, हमारी जान ले ली जाएगी। पिछली बार रीजेंट प्रिंस ने राजा के आदेशों को इग्नोर कर दिया और उनके 10 सर्वेंट की जान ले ली। आजकल दरबार में सिर्फ रीजेंट प्रिंस का ही वैल्यू रह गया है और राजा के बातों का तो कोई मतलब ही नहीं बचा, उनका तो कोई महत्व ही नहीं रहा, जैसे उनकी आवाज बिल्कुल खामोश हो गई है। तो इतनी सारी बातें सुनकर सियाओ जिंग को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना दांत काटते हुए सोचता है, मेरे भाई को ये सब सहना पड़ रहा है, वो इतना अपमान सह रहे हैं, उनकी इतनी इंसल्ट की जा रही है, ऐसे विश्वासघाती गुंडे को तो मुझे हराना ही पड़ेगा। इसी तरह उसने जो प्लान पर काम करने के लिए अपने भाई से कुछ वक्त मांगे थे, इन सबको सुनने के बाद बिना एक पल गवाए वो इस प्लान के ऊपर काम करने के लिए मान जाता है।
चैप्टर 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो अपने प्लान को अंजाम देने के लिए उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है और वहाँ के रहने वाले सब जो उसका साथ दे सकते हैं वो सब अपने काम में लगे हुए थे। वो सियाओ जिंग को बोल रहे होते हैं, योर हाइनेस, हमने सब कुछ इंतजाम कर लिया है और हर चीज अपनी अपनी जगह पर रख दी है, आपको बस तैयार होना है और समझिए कि आप इस मिशन में सक्सेस हो जाएंगे। मतलब हमारा जो प्लान है वो ज़रूर सक्सेस होगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो वो उनसे पूछता है क्या मुझे इस प्लान को अंजाम देने के लिए सच में इस हद तक जाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा? तो वो सब बोलते हैं हाँ बिल्कुल, आपको ऐसा करना पड़ेगा। रीजेंट प्रिंस यूसी को आपके मदर से बहुत लगाव है, यहाँ तक कि उसने महल के दीवारों पर आपके मॉम की तस्वीर लगा रखी है और आप तो उनसे मिलते जुलते हैं, बिल्कुल उनकी तरह दिखते हैं। इससे तो रीजेंट प्रिंस यूसी को बसाना बहुत आसान हो जाएगा। तो सियाओजिंग बोलता है ठीक है, हो सकता है ये काम कर जाए, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्या मेरा इस तरह कपड़े पहनना जरूरी है। ये कहकर वो रेडी होकर अपना भेष बदल कर जब बाहर आता है तो हम बिल्कुल देख सकते हैं वो इतना प्यारा लग रहा था, इतनी प्यारी लग रही थी कि उसके आगे तो कोई प्रिंसेस भी फेल हो जाए। तो वो लोग सियाओजिन को समझाते हैं कि उनके मिशन को फुल प्रूफ करने के लिए उनका औरत का भेष लेना बहुत जरूरी है। पर सियाओजिन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो गुस्सा होकर बोलता है क्या इस प्लान को सक्सेस करने के लिए उसे अपनी इज्जत इस तरह दांव पर लगानी चाहिए। वो बोलता है कि वो एक क्राउन प्रिंस है, फिर भी उसे इतनी बेइज्जती वाली काम क्यों करनी पड़ रही है। तभी उसके रूप रंग को देखकर उसके सर्वेंट तो उसके बिल्कुल दीवाने हो जाते हैं। वो उसे इस तरह देखने लगते हैं जैसे उन्होंने पहले इतना खूबसूरत पर्सन कभी नहीं देखा। तो उनके रिएक्शन को देखकर और ये देखकर कि उनकी आंखों में उसके लिए कितनी उम्मीदें हैं कि वो उनके उम्मीदों पर खरा उतरेगा और उनके प्लान को सक्सेस करेगा, फिर वो खुद को समझा लेता है कि मुश्किल वक्त में किसी भी हालातों से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर उसे इतना बड़ा मिशन दिया गया है तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, चाहे उसका मतलब उसे कोई औरत ही क्यों ना बनना पड़े। वो खुद को ये कहकर समझाता है कि वो राजा का छोटा भाई है और राज्य की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है, तो उसे वो करना होगा जो आम लोग नहीं कर सकते। फिर वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है सिर्फ औरतों के कपड़े ही तो पहनने हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये कहकर वो अपने प्लान को सक्सेस करने के लिए वहाँ से चला जाता है और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हमारे सेकंड में लीड यूसी को, जो कि अपनी जगह पर बैठा हुआ था और उसके सामने लड़कियां डांस कर रही थी। जैसा कि हमें पता है लड़कियां राजाओं को इम्प्रेस करने के लिए नृत्य करती हैं, बिल्कुल वही। पर यूसी ऐसे बैठा हुआ था जैसे वो इन सबसे पक चुका हो, वो बिल्कुल बोर हो चुका हो, क्योंकि वो उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था। वो तो जैसे अपने आप पर ही खोया हुआ था। तभी वहाँ हमारा सियाओजिंग आता है। आप यूसी को देख सकते हो उसकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है, जिस वजह से उसकी चेस्ट साफ साफ दिख रही है। तो उसे इस तरह देखकर सियाओजिंग सोचता है मैंने उसे पिछली बार कुछ साल पहले देखा था, आखिर वो इतना ज्यादा बदल कैसे गया। पहले तो वो ढंग से कपड़े पहन लेता था, बिल्कुल खुद को बिल्कुल ढक कर रहता था, चाहे वो गर्मी का महीना ही क्यों ना हो। तो अब उसने ये किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, क्या उसे शर्म नहीं आती? ये कैसी बेशर्मों वाली हरकतें हैं। वो यही सब सोच रहा था। तभी उसी की नजर उस पर जाती है और वो उसे देखते ही उस पर फिदा हो जाता है और वो उसे अपने पास बुलाता है। तो सियाओजिंग उसकी तरफ बढ़ते हुए सोचता है, खैर क्योंकि वो डर रहा था कि कहीं उसने उसे पहचान तो नहीं लिया, क्योंकि कुछ साल दूर रहने से पहले वो किस तरह क्लोज हुआ करते थे ये बात बदल तो नहीं जाती। वो एक ही जगह पर रहते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकती उन्होंने पहले एक दूसरे को नहीं देखा हो, इसलिए वो डर जाता है कि कहीं उसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। वो सोचता है 2 साल तक मैं बाहर रहा हूँ तो उसे इस बात का अभी तक पता नहीं चला होगा कि मैं वापस आ गया हूँ, है ना, या फिर उसने मुझे पहचान लिया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुझे पहचान ले, है ना। और यहाँ यूसी की नजरें उस पर ही टिकी हुई थी। सियाओजिंग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए सोचता है प्लान को 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला, मैं उसे सड्यूस करूंगा। फिर वो उसके पास जाता है तो यूसी उसके चेहरे को पकड़ लेता है और उसकी तरफ झुक जाता है। तो सियाओजिंग बहुत नर्वस हो जाता है। तभी यूसी अचानक उसे अपनी तरफ खींच लेता है और अजीब अजीब बातें करने लगता है और उसकी तारीफ करने लगता है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। तो उसकी बातें सुनकर सियाओजिंग सोचता है देखो ये अब शुरू हो गया, आखिर वो इतना बेशर्म क्यों है, वो सबके साथ ऐसे फ्लर्टिंग क्यों करता रहता है। ठीक है, अगर वो ऐसा है तो मैं भी ऐसा बनने का नाटक करूंगा। फिर वो सोचता है और मेरा दूसरा प्लान ये है, पहले प्लान के कामयाब होने के बाद मैं उसे ड्रग दे दूंगा और उसके बाद तीसरा प्लान ये है कि मैं उस पर काउंटर अटैक करूंगा। वो अपने मन में सोचता है कि मेरे कपड़ों पर एक स्पेशल तरह की सेंट डाली गई है जो यूसी का ध्यान भटकाता रहेगा और उसे सेड्यूस करता रहेगा, तब तक मुझे भी इन सब को झेलना ही पड़ेगा। फिर वो यूसी से बोलता है अगर मैं आपको इतनी पसंद आई तो ये मेरे लिए खुशी की बात है, क्योंकि वो ऐसे चुप तो नहीं रह सकता ना, ऐसे तो यूसी को उस पर शक हो जाएगा, इसलिए वो भी ऐसे दिखावा कर रहा है जैसे वो भी उस पर इंटरेस्टेड है। तभी यूसी अपनी हरकतें शुरू कर देता है कि वो कैसा है, क्योंकि हमें बताया गया है कि वो कैसा है, ना वो लड़कियों को छोड़ता है ना लड़कों को, वो सबके साथ फ्लर्टिंग करता है। तो वो सियाओजिंग के साथ भी ऐसा करने लगता है और बोलता है माय लेडी,
आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं। आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, जैसे हम पिछले जन्म में एक दूसरे से जुड़े हुए थे और अभी हमारा पुनर्जन्म हुआ है और हम फिर मिले हैं। तो उसकी ऐसी बातें सुनकर सियाओ जिन सोचता है वो तो सच में ऐसी ऐसी बातें कर रहा है जैसे कोई प्ले बॉय करता है, और उसकी बातें सुनकर तो मुझे यकीन हो चुका है कि वो भी एक प्ले बॉय ही है। वो यही सब सोच रहा था और यूसी बस इधर उधर उसे छेड़े जा रहा था। तो उसकी हरकतों से भी वो सोचता है कि उसकी हरकतें भी उसकी प्लेबॉय वाली पर्सनालिटी से मैच करते हैं। तभी यूसी जब उसे छेड़ने लगता है, उसने जो अपने फ्रेंड को अच्छा दिखाने के लिए जो कपड़े वगैरह लगा रखे थे वो यूसी के हाथ में निकल कर आ जाता है, जिससे यूसी चौंक जाता है और साथ ही सियाओ जिन के भी पसीने छूटने लगते हैं कि अब तो उसे पता चल जाएगा। और इसी चौंकाने वाले सीन के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। अगले चैप्टर में पता नहीं सियाओ जिन का क्या होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आई होप आपको ये कहानी पसंद आएगी।